पर शाहीन बाग में धारा 144 लागू है। दिल्ली में शाहीन बाग को खाली करवाने के लिए होने वाला प्रदर्शन आज दोपहर को रद्द कर दिया गया। हिंदू सेना नाम के संगठन ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आज मार्च निकालने का ऐलान किया था और उसी के लिए एहतियातन धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन समय पर पुलिस एक्शन में आ गई और फोर्स बढ़ा दी गई है। इलाके में जैसा हमने कहा धारा 144 लागू है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हम रुख करेंगे शाहीन बाग का, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सागर गुप्ता। सागर, तो फिलहाल धारा 144 लागू है, हिंदू सेना ने अपना अल्टीमेटम वापस लिया है, लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है शाहीन बाग की? शाहीन बाग में धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल ये इसलिए किया गया क्योंकि दो ग्रुप, हिंदू सेना और हिंदू एकता जिंदाबाद, ने ये आह्वान किया था कि वो आज शाहीन बाग में जो लोग बैठे हुए हैं एनटीसीए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ, उनको वो हटाएंगे। पर बाद में उन्होंने हालांकि ये वापस ले लिया ये अपना आह्वान, पर दिल्ली पुलिस ने सावधानी बरतते हुए धारा 144 पूरे इर्द गिर्द शाहीन बाग के लगा रखी है, चाहे वो जसोला हो, ओखला हो या सरिता विहार। यहां बिल्कुल भी इजाजत नहीं है ना सिर्फ लोगों को इकट्ठा होने की, बल्कि लोगों को, पैदल लोगों को भी जाने की इजाजत नहीं है शाहीन बाग में। अब तक कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे यहां अशांति फैले और लगातार पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान यहां तैनात कर दिए गए हैं। जगह जगह पर बैरिकेड लगाया गया है। शाहीन बाग में अगर आपको जाना है तो लगभग 4 बैरिकेड्स को हर तरफ से क्रॉस करना होगा, तभी आपको इजाजत मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया सागर इस अपडेट के लिए। इधर दिल्ली में दंगे भड़कने के बाद आज हालात कुछ सामान्य हैं। 23 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, खजूरी खास, चांदबाग समेत कुछ इलाकों में दो गुटों के बीच हिंसा भड़क गई थी, जिससे दंगों का रूप ले लिया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को हालात का जायजा लेने के लिए वहां जाना पड़ा था, लेकिन अब हालात सामान्य हैं। जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कैसे हैं हालात, बता रहे हैं हमारे संवाददाता जावेद मंसूरी। इस वक्त हम करावल नगर रोड पर मौजूद हैं और अब हिंसा प्रभावित इलाकों में जनजीवन सामान्य होते नजर आ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, यहां आप देखेंगे दुकानें खुल रही हैं, लेकिन एहतियातन सुरक्षा भी है। यहां पर इस रोड पर यहां देखिए गाड़ी किस तरह से चेक की जा रही है कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, हालात खराब ना हो। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है, गाड़ियों को चेक कर रही है और कुछ दुकानें भी यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताइए सर, अब जो हालात हैं वो सामान्य हो रहे हैं धीरे धीरे? हाँ, अब तो कुछ पहले से मुकाबले सामान्य है जी। हाँ, क्या चाहते हैं आप भी इसी तरह से हालात रहे, काम धंधा चलता रहे? चलना चाहिए भाई साहब। काम धंधा नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे बताओ। पहले ही लेट हो गया और इस झगड़े से कम 2 महीने मार्केट पीछे चलेगी कम से कम। तो देखिए, ये कह रहे हैं झगड़े से 2 महीने मार्केट पीछे चली गई है। आप बताइए कि आप भी चाहते हैं, कामकाजी लोग हैं, कि शांति रहे और काम? हाँ, बिल्कुल शांति रहे, हम भी चाहते हैं। और पहले भी ये इलाका पहले भी शांति प्रिय था। अच्छा, अब ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे दंगे हुए कैसे। तो ये किस चीज की? लकड़ की। तो देखिए, कह रहे हैं कि ये इलाका पहले भी शांति भरा रहा है और इलाके में शांति रहनी चाहिए। देखिए, इस तरह से अभी यहाँ आप देखेंगे जो दुकानें हैं वो खुलने लगी हैं। आपको बता दें कि ये जो करावल नगर रोड है, यहाँ से आगे करावल नगर खजूरी खास का इलाका है जो हिंसा प्रभावित इलाकों में से एक रहा है। तो ये तस्वीर है। यहाँ देखिए, ई रिक्शा भी यहाँ पर चल रहे हैं। आप बताइए कि आप सवारियां जा रही हैं आगे, ई रिक्शा का इस्तेमाल कर रही हैं? हाँ, कर रही हैं। कम कर रही हैं। हालात कुछ ठीक हो रहे हैं यहाँ पर? नहीं हैं, कुछ पता नहीं है, कोई क्या कह सकते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे पब्लिक रोड पे कम चल रही है, मतलब कम है, अभी एक डर है, लेकिन नियंत्रण में है हालात? कोई अभी हिंसा वगैरह नहीं, कोई नहीं। देखिए, ये कह रहे हैं कि एक थोड़ा सा डर है और बिल्कुल अभी हालात और ज्यादा सामान्य होने में वक्त तो लगेगा, लेकिन ये उसकी शुरुआत है जो दिख रही है करावल नगर रोड पर, जहां जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। जी, तो ये था ताज़ा अपडेट दिल्ली से। क्या हालात हैं इस वक्त, अब जबकि दिल्ली, खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में चीज़ें सामान्य की तरफ बढ़ गई हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर है जिसने सबको चिंता में डाल रखा, वो है कोरोना वायरस की। चीन से दुनिया भर में फैला कोरोना वायरस अब तक 50 से ज़्यादा देशों तक पहुंच चुका है। इस वायरस से लोगों की मौत होने का सिलसिला थम नहीं रहा है।
दुनिया में मरीजों की संख्या 86,000 के पार चली गई है और करीब 2900 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के बाद ईरान में अब तक सबसे ज़्यादा 43 मौतें हुई हैं, जबकि इटली में कोरोना वायरस से 29 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में भी अब एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि है। कोरोना की रोकथाम की कोशिशें पूरी दुनिया में जारी हैं, लेकिन अब तक इस बीमारी की दवा बनाने में कोई सफलता नहीं मिली है। वायरस के कारण ग्लोबल इकोनॉमी की दिक्कतें भी लगातार बढ़ रही हैं। चीन के मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी बड़ा असर इस बीमारी का पड़ा है। इधर भारत सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने माना है कि कोरोना वायरस से इंडस्ट्री को दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन सरकार इंडस्ट्री से लगातार चर्चा कर रही है। हर संभव मदद भी दी जाएगी। उन्होंने ये बात CNBC TV 18 के इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स में कही। However, all of them very clearly did say that if the problem doesn't get redressed in, let us say, the next 2-3 weeks, issues then would stand up as a very big challenge. And what would they be like? They would be raw material shortage. They could be a lack of support, which, let us say, comes from China for some of the parts and technical assistance. Movement of people, because experts will have to come from there if their joint venture or activities are such. Clearly we understood the situation and have had all the secretaries of the concerned departments sit and talk among themselves, again go back to the industry to see what exactly they would want us to be prepared. Investors who had come to the G20 meeting in that context was that India is the place they were looking for and they want to take serious consideration on investment. इधर पिछले 3 क्वार्टर से पैसेंजर्स की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए आने वाले दिन भी अच्छे नहीं रहने वाले हैं। कोरोना वायरस के फ्लाइट तो कैंसिल हो ही रही है, यात्रियों ने भी अब आना जाना काफी हद तक कम कर दिया है। कोरोना की चपेट में एक के बाद एक कई देश आते जा रहे हैं। इसकी वजह से कई देशों के बीच हवाई यातायात थम रहा है और एयरलाइंस को अपनी उड़ानें बंद करनी पड़ रही है। चीन से यात्रियों का आना तो पहले से ही बंद था। भारत ने जापान और साउथ कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए भी वीजा ऑन अराइवल की सुविधा बंद कर दी है। सऊदी अरब ने अपने देश में धार्मिक पर्यटन पर रोक लगा दी है। इसका असर गल्फ में उड़ान भरने वाली भारतीय एयरलाइंस मसलन एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट पे पड़ सकता है। अगर ये और बढ़ेगा तो तकलीफ तो होगी। उन देशों से टूरिस्ट कम आते हैं, फिर इंडिया में कम ट्रैवल होता है, बिजनेस पे असर पड़ता है। और अगर ये और क्षेत्रों में भी फैला, यूरोप में फैला या मिडल ईस्ट में फैला तो असर तो पड़ेगा ही। विस्तारा ने पूरे मार्च के लिए दिल्ली और मुंबई से सिंगापुर और दिल्ली से बैंकॉक की उड़ानें बंद कर दी है। भारतीय टूरिज्म सेक्टर को अब तक करीब $50 करोड़ का नुकसान हो चुका है। चैलेंज तो है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोग ट्रैवल करने से भी डर रहे हैं। पर आप ये देखिए कि नुकसान हुआ है चाइना से। जितनी कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स, ये वो मैन्युफैक्चरिंग के भी कंपोनेंट्स वगैरह जो आते थे, तो कोई $500 मिलियन का भारतवर्ष को नुकसान हुआ है। रेटिंग एजेंसी इकरा का मानना है कि एविएशन सेक्टर पर कोरोना वायरस का असर बुरा होगा। अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर 19 से 24% यात्री घट सकते हैं। हालांकि इस वक्त ATF के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन इससे रेवेन्यू में नुकसान की भरपाई मुश्किल है। रोहन सिंह, दिल्ली। तीसरी तिमाही में GDP ग्रोथ अनुमान के मुताबिक रही है। 4.6% के अनुमान के मुकाबले 4.7% पर आई है। इस दौरान कृषि सेक्टर ग्रोथ भी अनुमान से बेहतर 3.5% पर है। हालांकि दूसरी तिमाही में GDP आंकड़े 4.5% से रिवाइज करके 5.1% कर दिए गए हैं। वहीं अप्रैल से दिसंबर के बीच GDP ग्रोथ 6.3% से घटकर 5.1% पर आ गई है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच माइनिंग और फाइनेंस और रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा ग्रोथ दिखाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में गिरावट दर्ज की गई है। इधर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान घटा है। ये 6.1% से घटकर 5% पर आ गया है। GDP के आंकड़ों पर वित्त मंत्री ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि ये आंकड़े भरोसा जगाने वाले हैं। In a way, I didn't expect a surprise, a shocker of a number. Either way, a shocker going to 6 or shocker coming down. If this ship is going to be steady
And if it's moving forward, I think that's the first sign of doing well. Doing well in the sense doing in these circumstances all right. And from now you can be further moving with greater confidence. I didn't at this time expect or want a shocker of a number either way. And to that extent I'm happy we've got at least this. That's not to say FM is happy with this number. It's more to say we want to be steady. और जो गवर्नर है शक्तिकांत दास साहब आरबीआई के, उन्होंने भी कहा है कि जो आंकड़े हैं वो अच्छे हैं और अनुमान के मुताबिक है। 4.7, the number has just been released, and I think the whole year number, the full year number has been retained at 5%. That's what I was told. It's more or less on expected lines. चलिए बात कर लेते हैं कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स की और नंबर्स की, खास तौर पे नंबर्स की। मंदी की बातों के बीच मारुति ने उम्मीद की किरण जगा दी है। फरवरी महीने में जो बिक्री के आंकड़े आए हैं वो उतने खराब नहीं निकले हैं। मारुति सुजुकी की कुल बिक्री में मामूली गिरावट ही देखी गई है। मारुति की कुल बिक्री सिर्फ 1.1% घटकर 1.47 लाख यूनिट रही है। मारुति की घरेलू बिक्री 3.6% घटकर करीब 1,36,000 यूनिट्स पर रही है। मारुति का कुल एक्सपोर्ट बढ़ा है 7.1%, 10,261 यूनिट्स का रहा है। हालांकि महिंद्रा एंड महिंद्रा की फरवरी में कुल बिक्री अनुमान से कम हो गई है। महिंद्रा की बिक्री में एक बड़ा डाउनफॉल, एक बड़ा गिरावट देखी गई है 42% की, और ये घटकर अब 32,476 यूनिट पर रह गई है। चलिए अब एक अच्छी खबर आपको बताएं, एक अच्छे मौके की बात आपको बताएं, और वो है जुड़ी हुई एसबीआई के ट्रम्प कार्ड की। तो खबर में अच्छा यह है कि कल से एसबीआई कार्ड का मेगा आईपीओ खुलने जा रहा है। इसमें पहले कंपनी ने 74 एंकर इन्वेस्टर से करीब 2,769 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। सिंगापुर सरकार, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर निवेशकों में शामिल है। इसके अलावा एचडीएफसी समेत 12 म्यूचुअल फंड कंपनियों ने भी एसबीआई कार्ड के आईपीओ में निवेश किया है। एसबीआई कार्ड का आईपीओ जो है वो 750 से 755 रुपए के प्राइस बैंड पर आ रहा है। जो एसबीआई के कर्मचारी हैं उन्हें इसमें छूट भी मिलेगी, और इस आईपीओ को लेकर काफ़ी हलचल भी बाजार में है। तो चलिए इस मेगा आईपीओ के बारे में और बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी यतिन मोता अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। यतिन, बाजार में एसबीआई कार्ड के आईपीओ की खूब चर्चा है, एंकर निवेशकों से भी जोरदार रिस्पांस मिला है, लेकिन आगे आम निवेशकों के लिए इसमें कितना कुछ है? इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ एसबीआई कार्ड्स अगले हफ्ते सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इशू डिटेल्स आपको बता देता हूं मैं। 2 मार्च से ये इशू शुरू हो रहा है, 5 मार्च को इशू क्लोज होगा, और अगर आप देखें तो कुल मिला के करीब 10,500 करोड़ जुटाने वाली है कंपनी आईपीओ के जरिए, जिसमें से कंपनी फ्रेश इशू जो है केवल 500 करोड़ का कर रही है। बाकी के करीब 9,850 करोड़ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके अंदर जो निवेशक है कार्लाइल, वो ऑफर फॉर सेल करने वाले हैं। इशू की प्राइस बैंड जो है फिक्स हुई है 750 से 755 रुपए पर शेयर। और अगर आप ये देखें तो मार्केट लॉट जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खास करके इस पर ध्यान देना होगा। 19 शेयरों का लॉट है, ठीक है। इसके अंदर एक शेयर होल्डर कोटा भी है, एम्प्लॉय कोटा भी है। तो कुल मिला के काफ़ी सारे इसमें जो है कंपार्टमेंट्स हैं, लेकिन डिस्काउंट सिर्फ एम्प्लॉय कोटा को है करीब 75 रुपए पर शेयर का। और अगर आप 755 रुपए पर शेयर के हिसाब से कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन का गणित करें तो करीब 70,000 करोड़ की ऊपर की मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी कंपनी की लिस्टिंग के दिन। तो बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड हमको देखने को मिल सकती है अगले हफ्ते, खास करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से और एचएनआई लोगों की तरफ से, क्योंकि बहुत अच्छी डिमांड हमको देखने मिल रही है। और अगर आप लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो मार्केट में ये रुझान है, इशू तो सब्सक्राइब करिए ही, लेकिन एक 25 से 30% का लिस्टिंग गेन हमको ज़रूर देखने मिल सकता है एसबीआई कार्ड पे। तो आपकी नज़रें होनी चाहिए आईपीओ पे। 2 मार्च यानी सोमवार से शुरू होगा आईपीओ। और अगर आप रिटेल निवेशक हैं तो ध्यान रखिए 19 शेयर का लॉट है, और आप आजमा एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने बैंक्स के थ्रू, ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये कंपनी है, क्रेडिट कार्ड का मुख्य बिजनेस है। और अगर आप ओवरऑल बेसिस पे कंपनी की फाइनेंशियल देखें तो 40 से 50% से ये अपनी टॉप लाइन और मुनाफे की ग्रोथ दिखा रहे हैं पिछले 2 से 3 सालों में। और आगे चलते हुए भी कंपनी को ये अंदाजा है कि जो अंडर पेनिट्रेशन है क्रेडिट कार्ड का इंडिया में, इसका पूरा फ़ायदा कंपनी को मिलेगा और आगे चलते हुए अच्छी ग्रोथ के साथ कंपनी अपना प्रदर्शन करेगी।
राइट तो इधर काफी सारी बातें यतिन ने बता दी और इनफैक्ट यतिन यही नहीं रुके हैं। आईपीओ से पहले एसबीआई कार्ड्स के एमडी और सीईओ हरदयाल प्रसाद से भी वो बात करने पहुंचे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मिस्टर प्रसाद, एमडी एंड सीईओ हैं एसबीआई कार्ड्स के, जिनका आईपीओ आने वाला है जल्द से जल्द। सर, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू सीएनबीसी आवाज़। शुरू करेंगे कंपनी के आईपीओ से। कितनी टोटल आईपीओ साइज है और इसमें से फ्रेश इशू का पोर्शन कितना है? कंपनी 500 करोड़ का फ्रेश इशू कर रही है और ऑफर फॉर सेल है 14% का, जिसमें 10% कार्लाइल ऑफलोड कर रही है और 4% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रही है। तो टोटल मिलाकर जो आ रहा है वो 14% आ रहा है ऑफर फॉर सेल और 500 करोड़ का न्यू इशू है ये। अच्छा, और कुल मिला के 10,000 करोड़ का प्लस का इशू है ये। उसको अगर आप मल्टीपल्स में देखेंगे जो प्राइस बैंड के हिसाब से तो ऑलमोस्ट अबाउट 10,000 करोड़ का इशू आ जाएगा। तो अगर आगे जाके हम लोग बात करें, क्योंकि इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो रही है, तो ओवरऑल बेसिस पे आउटलुक क्या रहेगा? क्या आप ये ग्रोथ रेट मेंटेन कर पाएंगे जो 40-50% से आप अपना मुनाफा साल दर साल हमने देखा है ग्रोथ हुई है, तो ये ग्रोथ कैसे सस्टेनेबल रहेगी और किस टाइप का हमने डिमांड देखा है या रादर अंडर पेनिट्रेशन देखा है कार्ड के मामले में हिंदुस्तान में? देखिए, अगर आप सिबिल की और क्रिसिल की रिपोर्ट्स देखेंगे तो बड़ा क्लियरली है कि उसमें जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है वो स्ट्रांगली ग्रो हो रहा है। और अनसिक्योर्ड लेंडिंग के 3 पीसेस होते हैं। एक होता है पर्सनल लोन का पीस होता है, एक होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल का और एक क्रेडिट कार्ड का। तीनों जो पीसेस हैं अनसिक्योर्ड लेंडिंग के, ये बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहे हैं। और डेफिनेटली इकॉनमी का जब स्लो डाउन होता है तो उसका ओवरऑल इफेक्ट होता है, लेकिन चूंकि ओवरऑल जो पेनिट्रेशन है पर्सनल लोन का और अदरवाइज भी कंज्यूमर ड्यूरेबल का, क्रेडिट कार्ड का, वो इतना कम है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अभी भी अब देखी जा रही है कि ग्रोथ कंटिन्यू करेगी। पेनिट्रेशन 3 कार्ड है फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 100, बहुत स्लो है। अगर कोई भी आप कंट्री, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज मत लीजिए, लेकिन अदरवाइज जो हमारे आसपास की कंट्रीज़ हैं उनका भी आप देखेंगे वहाँ भी बहुत हाई पेनिट्रेशन है। तो इन सब को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा क्लियर है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। चलिए, तो ये है आईपीओ के बारे में आपके लिए फुल जानकारी। कल से खुल रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, एक मौका भी लग रहा है पूरी बातचीत सुन के। तो ज़रूर इस पर नज़र बना के रखिए, आपके लिए भी कमाई का ये बढ़िया मौका होने जा। राइट, अब चर्चा करते हैं सीएनबीसी टीवी 18 के इंडियन बिजनेस लीडर अवार्ड से अनेबल। मुंबई में देश के सबसे बड़े बिजनेस अवार्ड्स के नाम रही एक बढ़िया शाम। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में सीएनबीसी टीवी 18 इंडिया बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स के लिए कल सरकार से लेकर कारोबार जगत के तमाम दिग्गज एक छत के नीचे जमा हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, दीपक पारेख, करण जौहर, ये कुछ नाम हैं जिनकी मौजूदगी में देश के बिजनेस लीडर्स का सम्मान किया गया। इस साल सीएनबीसी टीवी 18 के 20 साल भी पूरे हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को आइकॉनिक बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का सम्मान प्राप्त हुआ। वित्त मंत्री के हाथों अवार्ड लेने के बाद मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस का सफर समय के साथ लगातार खुद को अपडेट करने का सफर है। उन्हें खुशी है कि उनकी अगली पीढ़ी ईशा और आकाश अंबानी अब इसे आगे बढ़ा रहे हैं। नई पीढ़ी ही देश को दुनिया में उसकी असली जगह दिलाएगी। Akash and Isha both are present today, so it's good to be recognized for the work that all the young leaders of Reliance do, and I accept this recognition with deep grateful thanks to the jury. And I think that within India, all of us in business in this coming decade have a historic opportunity to build an India of our dreams and to collectively work to drive India to be among the top 3 economies in the world. Thank you. इवला अवार्ड्स में महाराष्ट्र को इस बार स्टेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में महाराष्ट्र के इंडस्ट्री मिनिस्टर सुभाष देसाई ने अवार्ड ग्रहण किया। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि कंपटीशन की भावना से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र नंबर 1 है, लेकिन भारत के सभी राज्य आपस में कंपटीशन करें और नंबर 1 बनने की कोशिश करें तो सब मिलकर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं।
आप हम मतलब केंद्र है, राज्य है, और यहाँ आए हुए सारे, उसमें काफी सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, काफी सारे लोग हैं, और मीडिया भी, अगर हम साथ में हाथ मिलाकर काम करें तो मुझे पक्का भरोसा है, जो हमारा एक सपना है कि हमारा हिंदुस्तान देश की महासत्ता बन सकता है, वो हम बना के रखेंगे। इतनी ताकत इस कंपटीशन में हम सब साथ में मिलकर अगर उतरते हैं तो पूरे विश्व के नंबर 1 हम बन सकते हैं, मेरा आत्मविश्वास है। CNBC TV 18 इबला अवार्ड्स 2020 में उस वक्त एक भावुक क्षण भी आया जब पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली को हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। अरुण जेटली की याद में इबला अवार्ड्स में उपस्थित सभी लोग खड़े हुए। हॉल ऑफ फेम का ये सम्मान अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली ने ग्रहण किया। सम्मान लेते वक्त श्रीमती जेटली की आंखें भी नम हो गई। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी अरुण जेटली को याद किया और उन्हें सबके लिए एक गाइडेंस फोर्स बताया। आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त हो गया आपसे इजाजत लें। खबरें लगातार जरूर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे यूट्यूब, फिर ट्विटर या फेसबुक, कहीं पे भी जाके बढ़िया और ताज़ा अपडेट जरूर ले सकते हैं। तो जरूर जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। नमस्कार।